यस बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स का। इस चैप्टर के अंदर बच्चों जो लेक्चर नंबर हम 4 कर रहे हैं, आज हम प्रोसेस करेंगे एक थर्ड प्रोसेस। दो प्रोसेस मैंने आपको करवा दिए थे, एक मैंने आइसोबैरिक प्रोसेस करवाया, एक मैंने आइसोकोरिक प्रोसेस करवाया। आज हम कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। राइट डाउन अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस की बच्चों अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो इसकी कंडीशन क्या होती है आइसोथर्मल की। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है यहां तक। तो इसके अंदर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन टेम्परेचर होगा ज़ीरो। दूसरा हमारे पास प्रोसेस इक्वेशन, दूसरा है प्रोसेस इक्वेशन। प्रोसेस इक्वेशन के अंदर पी वी इज इक्वल टू हमारे पास एन आर टी होता है। यस बच्चों, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर मेरे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, एन आर तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो पी वी किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोसेस इक्वेशन बनेगी। इसको मैं बच्चों P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V भी लिख सकता हूँ, जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या फिर P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। ये प्रोसेस इक्वेशंस हैं आइसोथर्मल की। इसके बाद थर्ड है बच्चों हमारे पास पीवी डायग्राम। अगर मैं बच्चों इसकी पीवी डायग्राम बनाऊं, सॉरी, तो ये मेरे पास पीवी डायग्राम कुछ बनेगी, क्योंकि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Y होता है, V है, यानी X इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Y की कर्व क्या होती है, हाइपरबोलिक। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की कर्व क्या बनेगी, कुछ ऐसे हाइपरबोलिक कर्व बनेगी। अगर मैं बच्चों पी टी की डायग्राम बना दूं तो कैसे बनेगी, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो कुछ ऐसे बनेगी। अगर मैं वी टी की कर्व बनाऊं तो वो कैसे बनेगी, उसके अंदर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऐसे ही बनेगी। क्लियर। इसके बाद फोर्थ है इंटरनल एनर्जी, यू। इंटरनल एनर्जी का जो बच्चों फॉर्मूला होता है डी यू इज इक्वल टू एन बाई टू एफ आर डी टी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की, तो इंटरनल एनर्जी जो फंक्शन होता है वो टेम्परेचर का होता है। आइसोथर्मल के लिए अगर मैं बात करूं तो चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होगा, तो इंटरनल एनर्जी भी बच्चों क्या होगी इसके लिए, ज़ीरो होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो। ठीक। इसके बाद फिफ्थ करते हैं बच्चों वर्क डन। इसका जो वर्क डन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स का आपके एग्जाम्स में आ सकता है। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो पी डी वी इंटीग्रेशन V1 से V2 होता है। जैसा कि आपको पता है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है इसकी कंडीशन आइसोथर्मल की, तो मैं P इज इक्वल टू के अपॉन वी लिख सकता हूँ, वो मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ बच्चों। वर्क डन कितना आ गया, के अपॉन वी डी वी V1 से V2। के इंटीग्रेशन के अंदर V1 अपॉन वी डी वी V1 से V2। बच्चों तुम्हें पता है 1/x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, लॉग x। इसी तरह 1/v की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, लॉग v। लिमिट क्या आ जाएगी, v1 से v2। तो वर्क डन कितना आ गया, लॉग v2 माइनस लॉग v1। इसको मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन इज इक्वल टू के लॉग v2 अपॉन v1। क्लियर यहां तक। तुम्हें पता है बच्चों पी वी इज इक्वल टू के होता है, इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो मैं के की जगह यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ, एन आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन। ठीक बच्चों यहाँ तक।
अब ये मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला बन गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको पता है प्रोसेस इक्वेशन जो मैंने की थी, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 था। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, तो इसके अंदर वर्क डन आ जाएगा nRT log P1 अपॉन P2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, वर्क डन ड्यू टू आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये बच्चों 3 मार्क्स का बोर्ड में पक्का आता है और मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ये। इसको आप लर्न कर लो और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे चलते हैं। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास क्या होता था, बाय FLTD, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, अप्लाइड हीट इज इक्वल टू du प्लस वर्क डन, यही चीज होती है। ठीक, अब अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल के लिए, हमारे पास डी यू जीरो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा। यानी जितनी हीट आप दोगे वो सारी की सारी हीट किसके अंदर यूज होएगी, वर्क डन करने के लिए यूज होगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद सेवंथ नंबर है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट के अंदर हमारे पास फॉर्मूला होता है डी क्यू अपॉन एन डी टी। और बच्चों मैं आप एक को एक चीज और बता दूं, अकेला आइसोथर्मल प्रोसेस ही एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता। ये एक प्रोसेस ऐसा है जिसके अंदर आप जितनी हीट दोगे वो सारी की सारी हीट वर्क डन में यूज होगी। और इसको बच्चों मैं ये हो नहीं सकता, इसको मैं इमेजिनरी प्रोसेस भी नाम देता हूं। ये मेरे पास इमेजिनरी प्रोसेस होता है, रियल प्रोसेस नहीं होता। ठीक है ना, और आइडियल प्रोसेस है। इमेजिनरी प्रोसेस है और एक ये आइडियल प्रोसेस है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास डी टी। डी टी क्या होता है, जीरो होता है आइसोथर्मल के लिए, समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो इसकी स्पेसिफिक हीट बच्चों जो होगी वो इन्फिनिटी होगी, अनडिफाइंड होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, एट्थ पॉइंट, उसका नाम है बल्क मॉडुलस। अगर मैं बच्चों बल्क मॉडुलस की बात करूं, बल्क मॉडुलस क्या होता है, माइनस डीपी डीवी अपॉन वी होता है। अब इसके अंदर देखो हमारे पास इक्वेशन में क्या था, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था। अब बच्चों यहाँ पर अगर मैं देखूं प्रेशर भी चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। अगर आपको याद हो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है तो फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव वाई एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। ये हमने बेसिक मैथमेटिक के अंदर डिफरेंशिएशन के अंदर किया है। तो सिमिलरली वो मेथड मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। प्रेशर एज इट इज, वॉल्यूम में चेंज dV प्लस V एज इट इज, प्रेशर में चेंज dP, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। तो P dV इज इक्वल टू माइनस V dP। यस बच्चों, इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये dP अपॉन dV इज इक्वल टू माइनस P अपॉन V हो जाएगा। एक तो इसको आप नोट कर लो। और अगर मैं यहाँ पर वैल्यू निकालता हूँ P की तो कितनी आ जाएगी, माइनस V dP अपॉन dV। इस V को मैं नीचे ले जाता हूँ तो ये मेरे पास वैल्यू जो बन जाएगी, इसके बाद मैं इसको नीचे ले जाता हूं तो ये मेरे पास बन गया माइनस डी पी डी वी अपॉन वी। अब बच्चों ये वैल्यू आप पुट कर दो इन वन, इसको वन मान लो, ए मान लो, पुट इन ए। अगर ए के अंदर मैं इसको पुट करता हूं तो ये मेरा आ जाएगा प्रेशर। इस पूरी टर्म की जगह हमने लिख दिया प्रेशर, तो बल्क मॉडुलस किसके इक्वल हो गया, प्रेशर के इक्वल हो गया बच्चों।
बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर। तो और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, एडिया आइसोथर्मल के अंदर ये स्लोप ऑफ पीवी कर्व होती है। अगर पीवी कर्व की स्लोप हमने आइसोथर्मल के लिए लिखनी है तो वो माइनस पी अपॉन वी होगी। ठीक बच्चों, इसके बाद हम आगे चलते हैं, हम अगला प्रोसेस करते हैं। ये हमारा तीसरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर खास बात ये थी कि इसके अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़ीरो था। जितनी आप हीट दे रहे थे वो वर्क डन में यूज़ होती थी। और ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, वो इमेजिनरी होता है। ये कभी नहीं हो सकता कि 100% इंजन एफिशिएंट हो। जितनी हीट दोगे उतना ही वर्क होगा, ये कभी भी हो नहीं सकता। ये इमेजिनरी प्रोसेस है। और मैं इसके बाद आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, इसको आप नोट कर लो। जो बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल का मतलब होता है आपने सिस्टम को हीट दी। ये सिस्टम है बच्चों, इसको आपने हीट दी, तो इससे क्या हुआ, हीट देने से क्या हुआ, वर्क हुआ। यानी सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह तक चला गया। अब जब आपने हीट दी, वर्क हुआ, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं चाहिए। अगर टेम्परेचर में हमें कोई चेंज नहीं चाहिए तो बच्चों ये प्रोसेस क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। ये प्रोसेस स्लो होगा। यानी सिस्टम अगर ये देखो हमने हीट दी, हीट दी, वर्क डन हुआ। अगर ये पिस्टन ऊपर को जाएगा तो टेम्परेचर इसका कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने से क्या होगा, ये बाहर से हीट ले लेगा उतनी, जिससे इसका टेम्परेचर क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। अगर ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा तो जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी ये बाहर से हीट लेता रहेगा, जिससे टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहेगा। तो ये प्रोसेस बच्चों याद रखना है, आइसोथर्मल प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस होना चाहिए। दूसरा इसकी जो वॉल्स होनी चाहिए वो कंडक्टिंग होनी चाहिए। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सारी की सारी हीट जो होती है वो वर्क डन में यूज होती है, यानी टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहता है, यानी इसके अंदर इंटरनल एनर्जी जीरो होती है बच्चों। ऐसा करने के लिए हमें आइसोथर्मल के अंदर जो प्रोसेस होगा वो स्लो होना चाहिए, और वॉल्स जो कंटेनर की होनी चाहिए वो कंडक्टिंग होनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट द आइसोथर्मल प्रोसेस। आगे हम अगला प्रोसेस करते हैं बच्चों। अगला प्रोसेस है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस बच्चों, आगे करते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस की बात करते हैं हम, एडियाबैटिक प्रोसेस। यस बच्चों, एडियाबैटिक कंडीशन क्या होगी एडियाबैटिक की, ये फोर्थ नंबर प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। कंडीशन होगी एडियाबैटिक के अंदर हीट एक्सचेंज जीरो, यानी नो हीट एक्सचेंज। इसके अंदर कोई हीट एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए, नो हीट एक्सचेंज। इसके अंदर कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा है, ये हमारे पास प्रोसेस इक्वेशन की मैं बात करता हूं। अगर मैं प्रोसेस इक्वेशन की बात करूंगा तो बच्चों आपने याद रखना है, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ये मेरे पास इसकी प्रोसेस इक्वेशन है, पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपने याद करना है, इसको डिराइव करेंगे, डिराइव लेट, ठीक है, इसको कुछ देर बाद हम इसको डिराइव करेंगे और ये आपके पेपर में आती है। प्रोसेस इक्वेशन आपने एडियाबैटिक प्रोसेस की याद रखनी है, पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गैमा मैंने आपको बच्चों करवाया था लास्ट लेक्चर में। गैमा होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मैं बच्चों इसको, अब आपको पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। अगर P की मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये एन आर टी बाई वी होगा, वो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। ये आ जाएगा एन आर टी बाई वी की पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब बच्चों मैं इसको लिखता हूँ फर्दर, एन आर
टी वी की पावर 1 है, वी की पावर गैमा है, इसको लिख देंगे गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू के। तो मैं इसको लिख दूंगा टी वी गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू के। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ये आइडियाबैटिक प्रोसेस की इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की फॉर्म में इक्वेशन है। इसी तरह अगर बच्चों मैं बात करूं, मैं यहाँ पर मैंने P की वैल्यू निकाली है, अगर मैं यहाँ V की वैल्यू निकालता तो वो होती nRT/P। इसको पुट करो इक्वेशन 1 के अंदर, ये इक्वेशन A के अंदर पुट इन A। इसके अंदर जब मैं पुट करता हूं तो P की वैल्यू एज इट इज, V की वैल्यू nRT/P की पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, P मल्टीप्लाई nRT की पावर गैमा, P की पावर ऊपर जाकर माइनस गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। nr की पावर भी गैमा होगी, लेकिन ये कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा p1 माइनस गैमा t पावर गैमा, nr उधर जाकर कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो बच्चों आपने याद रखना है, एडियाबेटिक की 3 प्रोसेस इक्वेशन होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। जैसे कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर होता है, पहली प्रेशर वॉल्यूम के बीच में है, दूसरी टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में है रिलेशन, तीसरा बच्चों प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है। ये 3 इक्वेशंस हैं जिससे हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस बनता है। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। तीसरा था हमारा बच्चों इंटरनल एनर्जी। इसकी पीवी डायग्राम को हम थोड़ा सा आगे चल के करेंगे, क्योंकि इसकी पीवी डायग्राम थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली है, थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे। इंटरनल एनर्जी की बात हम सबसे पहले करते हैं। इंटरनल एनर्जी के अंदर डी यू किसके इक्वल होता है, F/2 nr dt होता है। बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट एक्सचेंज होती है, तो इंटरनल एनर्जी एज सच रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर में तो चेंज होगा ही, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यही रहेगा। इसके बाद बच्चों मैं बात करता हूं इंटरनल एनर्जी के बाद वर्क डन की। अगर मैं बच्चों वर्क डन की बात करूं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है पीडीवी वॉल्यूम V1 से V2 तक। अगर बच्चों हमारे पास आपको इक्वेशन पता है पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है, ये इक्वेशन होती है हमारे पास। इसके अंदर अगर मैं बच्चों P की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो क्या आ जाएगी, K/V की पावर गैमा। ये इसके अंदर वर्क डन के अंदर हम पुट करेंगे। क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं है जो हम बाहर निकालें, इसलिए प्रेशर को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसके साथ वॉल्यूम में डी लगा हुआ है। तो प्रेशर को मैंने V के फॉर्म में लेकर आने के लिए प्रोसेस इक्वेशन एडियाबेटिक की यूज की, पी वी गैमा इज इक्वल टू के। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, K/V की पावर गैमा। तो ये वाली इक्वेशन को मैं फॉर्मूले को इसके अंदर पुट कर देता हूँ, V1 से V2, P की वैल्यू मैंने पुट कर दी KV की पावर गैमा इंटू DV। तो वर्क डन कितना आ गया, K बाहर, V की पावर माइनस गैमा DV, V1 से V2। ठीक यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू के वी की पावर। तुम्हें पता होगा x की पावर 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर 2/2 होती है। ठीक है, तो इसी तरह मैं यहाँ पर v की पावर माइनस गैमा प्लस 1 माइनस गैमा प्लस 1 की पावर v1 से v2। ठीक यहाँ तक। वर्क डन इज इक्वल टू K1 माइनस गैमा V2 1 माइनस गैमा V1 1 माइनस गैमा। तो ये मेरे पास बच्चों वर्क डन आ गया हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस का। ये आइसोथर्मल प्रोसेस का हमारे पास वर्क डन आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आपको पता है प्रोसेस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू
कांस्टेंट होता है, पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ पी वन वी वन गैमा इज इक्वल टू पी टू वी टू गैमा। तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वर्क डन के वन माइनस गैमा वी टू की जगह यहाँ पर सॉरी के को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहले तो के को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब के को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया वी टू वन माइनस गैमा के वी वन वन माइनस गैमा। अब मेरे पास यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू वन माइनस गैमा, के की वैल्यू पुट की है हमने। क्या पुट की है, के की वैल्यू हमने, यहाँ पर टू टर्म है। बच्चों मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं इस चीज़ को रब कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ, इसके बाद इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों। यस, वर्क डन इज इक्वल टू वन माइनस गैमा, के की वैल्यू हमने जो पुट की है वो है पी टू वी टू गैमा इंटू वी टू वन माइनस गैमा, के की वैल्यू पी वन वी वन गैमा इंटू वी वन की वन माइनस गैमा। ठीक यहाँ तक। अब वर्क डन इज इक्वल टू वन माइनस गैमा, इसके बाद बच्चों यहाँ पर लिख रहे हैं वी टू की पावर गैमा के साथ कट गया, तो ये हो जाएगा पी टू वी टू माइनस, इसके साथ ये कट जाएगा पी वन वी वन। तो ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं, अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है, यू नो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो वन माइनस गैमा एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन। एन आर तो क्योंकि कांस्टेंट ही होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास टी टू माइनस टी वन। ठीक यहाँ तक ये हमारे पास वर्क डन है आइसोथर्मल प्रोसेस का। इसको आप नोट कर लो, यहाँ तक पेपर में 3 मार्क की डेरिवेशन आइसोथर्मल प्रोसेस की भी आ जाती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये डेरिवेशन है, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, सॉरी ये एडियाबेटिक की हमारे पास डेरिवेशन है। ठीक बच्चों, एडियाबेटिक का वर्क डन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम जो लिख रहे हैं वो वाला पॉइंट इंटरनल एनर्जी के बाद हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अगर बच्चों मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की बात करता हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। एडियाबेटिक के लिए नो हीट एक्सचेंज, डी क्यू जीरो, डी यू प्लस डी डब्ल्यू हो गया। तो डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू हो गया। इसका मतलब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चों मैं ये कह दूं चेंज इन वर्क पॉजिटिव है, मींस एक्सपेंशन है, गैस एक्सपैंड कर रही है, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी इंटरनल एनर्जी में टेम्परेचर नेगेटिव होने का मतलब टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कभी भी एक्सपेंशन होने पर गैस की उसका टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज करता है। इसी तरह इसका उलट चलते हैं, इफ वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो, यानी कंप्रेशन हो, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, जिसको हम बोलते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये क्या था, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये हमारे पास था वर्क डन बाय द सिस्टम, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है। अगर मैं बच्चों वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात करता हूं, वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब है
कि हमारे पास वर्क डन नेगेटिव हुआ है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी प्लस हो गई, यानी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज करता है यानी हीट प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर कूलिंग होगी। एग्जाम्पल, एक ट्यूब के अंदर जब हम हवा भरते हैं बच्चों, यहाँ पर तो अगर मैंने ट्यूब के अंदर हवा भरी, यहाँ पर अगर मैं इसके वॉल्व को ओपन करता हूँ तो ये गैस की एक्सपेंशन होती है। जब वॉल्व को ओपन करेंगे तो गैस की जब एक्सपेंशन होती तो वहाँ पर आपको हवा के पास, अगर आप एयर के पास जाओगे तो वो कूलिंग सा फील होगा, ठंडा ठंडा फील होगा। लेकिन उल्टा अगर आप हवा को, एयर को टायर के अंदर भरोगे तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी, यानी जब कंप्रेशन होगी, गैस को, हवा को आप भरोगे किसी टायर के अंदर तो कंप्रेशन होगी। कंप्रेशन होने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब आप वाल्व को ओपन कर दोगे गैस एक्सपेंड करेगी, गैस को एक्सपेंड करने से जो टेम्परेचर है बच्चों वो फॉल होगा, यानी आपको कूलिंग फील होगी। ठीक बच्चों, इसके बाद आगे हम अगला टॉपिक करते हैं इसी के अंदर स्पेसिफिक हीट का। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला C इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन एन डी टी होता है। डी क्यू जीरो है तो स्पेसिफिक हीट जीरो हो गई बच्चों। स्पेसिफिक हीट जो आइसोथर्मल की थी वो इन्फिनिटी है, स्पेसिफिक हीट जो एडियाबैटिक प्रोसेस की है वो जीरो होती है, यानी बच्चों स्पेसिफिक हीट लाइज बिटवीन इन्फिनिटी टू जीरो। इन्फिनिटी किसके लिए होती है, आइसोथर्मल के लिए होती है, और जीरो स्पेसिफिक हीट किसके लिए होती है बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होती है। बाकी सभी प्रोसेस की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो जीरो टू इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है। तो अगला टॉपिक इसी के अंदर करते हैं, बल्क मॉडुलस की बात करते हैं हम। यस, बल्क मॉडुलस, यू नो बच्चों, बल्क मॉडुलस के अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बल्क मॉडुलस का। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है माइनस डी पी डी वी अपॉन वी। ये मेरे पास बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूं पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अब यहाँ पर मुझे बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर भी चेंज है, वॉल्यूम में भी चेंज होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का हमने डेरिवेटिव ले लिया। चेंज इन, बच्चों ये डेरिवेटिव का रूल है, पावर को आगे लगाना है और एक पावर माइनस कर देनी है, इनटू वी का डेरिवेटिव डी वी लिख लेना है। वी की पावर गैमा एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव पी का डेरिवेटिव डी पी होता है। के कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो मैं इसके बाद इसको आगे फर्दर लिख रहा हूँ, पी गैमा वी की पावर गैमा माइनस वन डी वी, वी की पावर गैमा डी पी। तो आगे हम बात करते हैं वी की पावर गैमा, वी की पावर गैमा कट गया, पी गैमा अपॉन वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी पी। तो हमारे पास डी पी अपॉन डी वी इंटू वी माइनस इज इक्वल टू गैमा पी। तो बच्चों अगर ये मैं इसकी बात करूं, ये डी पी डी वी अपॉन वी माइनस इज इक्वल टू गैमा पी, पुट इन ए, इसके अंदर इसको पुट कर दो ए के अंदर, तो मेरे पास बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, इस सारी वैल्यू की जगह मैं गैमा पी पुट कर दूंगा। यानी बच्चों यहाँ पर बल्क मॉडुलस गैमा टाइम्स मल्टीपल है प्रेशर के। अगर आपको याद होगा बल्क मॉडुलस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वो बल्क मॉडुलस अकेला P के बराबर था, यहाँ बल्क मॉडुलस गैमा P के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो बल्क मॉडुलस आ गया गैमा पी के। और मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूं स्लोप की, स्लोप के अंदर डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू माइनस पी वाई वी इंटू गैमा है। बच्चों ये स्लोप जो होती है वो एडियाबेटिक प्रोसेस की होती है। एडियाबेटिक प्रोसेस की स्लोप होती है माइनस पी अपॉन वी इंटू गामा। अगर आपको याद हो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस मैंने लास्ट
टॉपिक में किया है वो थी -P/V। तो बच्चों अगर हम दोनों से रिलेशन निकालें, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक भी हमने कैलकुलेट कर ली, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल भी कैलकुलेट कर ली, तो मुझे यहाँ पर रिलेशन मिलेगा, यानी स्लोप ऑफ एडियाबैटिक। यस बच्चों, क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू P/V की जगह आ गया स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इनटू मल्टीप्लाई कर दो गैमा। ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा बच्चों, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू गैमा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। इस चीज को आप याद कर सकते हो, एडियाबैटिक प्रोसेस की स्लोप गैमा टाइम्स मल्टीपल होती है आइसोथर्मल की स्लोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, ये बहुत न्यूमेरिकल्स में भी पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से करने वाला ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर सकते हो। फिर आगे चलते हैं बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं। इसका ग्राफ जो है हमारे पास पीवी ग्राफ, यहाँ प्रेशर है, यहाँ वॉल्यूम है। अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ बच्चों, देखो दो मैंने ग्राफ ड्रॉ किए हैं, एक ये ग्राफ ड्रॉ किया है और एक ये ग्राफ ड्रॉ किया है। इन दोनों ग्राफ के अंदर मुझे ये बताना है कौन सा आइसोथर्मल है और कौन सा एडियाबैटिक है। तो बच्चों हमने ये चीज़ बतानी है, इस पर अपना टाइम लो और देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर हमने आइसोथर्मल की स्लोप बतानी है और एडियाबैटिक की बतानी है। 1 मिनट आप सोचो और मुझे इसको कमेंट करो कि ये चीज़ क्या होगी, किसकी स्लोप कौन सी है, कौन सी आइसोथर्मल की है और कौन सी एडियाबैटिक की है, ये आपने बताना है। यस, कौन सी इसमें से स्लोप ज़्यादा कौन सी है? ये स्लोप ज़्यादा है और ये स्लोप कम है। तो आपको याद है स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज इक्वल टू गैमा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। यस, यानी स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन जो होती है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल होती है। यस बच्चों, यानी ये वाला प्रोसेस हमारा होगा एडियाबैटिक और ये वाला प्रोसेस होगा आइसोथर्मल। यस बच्चों, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। एक आपको याद है गैमा मोनो का क्या होता है, गैमा डाया का क्या होता है, गैमा पॉली का क्या होता है। गैमा मोनो का क्या था 1.67, गैमा डाया का 1.4, गैमा पॉली का 1.33 ये होता था। तो आपने बच्चे ये इसके अंदर एक क्वेश्चन और पेपर में आया हुआ है, वो क्वेश्चन आपने बताना है। दो प्रोसेस हैं, दोनों ही एडियाबैटिक हैं, वन है ये टू है, 1 and 2 आर एडियाबैटिक, दोनों ही एडियाबैटिक हैं। इसके अंदर आपने मुझे ये बताना है कि इसकी ऑप्शन कौन सी है, आंसर कौन सा है, हीलियम ऑक्सीजन है या फिर आपने ऑक्सीजन हीलियम बतानी है, या फिर हीलियम आर्गन है, या फिर आपने बताना है O2N2, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों अभी आपको तो ये पता ही है कि एडियाबैटिक है, दोनों ही एडियाबैटिक हैं। अब दोनों एडियाबैटिक में किसकी स्लोप ज़्यादा है? इसकी स्लोप ज़्यादा है, इसकी स्लोप ज़्यादा है और इसकी स्लोप कम है। अब बच्चों तुम्हें पता है स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज इक्वल टू गैमा टाइम्स P/V कर्व होती थी, गैमा टाइम्स P/V कर्व होती थी, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो आप ये देखो गैमा किसका ज्यादा होता है बच्चों,
गैमा मोनो एटॉमिक गैस का ज़्यादा होता है, तो मोनो एटॉमिक गैस की स्लोप ज़्यादा होगी। मोनो एटॉमिक के अंदर अगर मोनो एटॉमिक की मैं बात करूँ, उसकी स्लोप ज़्यादा होगी, यानी इन दोनों में से स्लोप किसकी ज़्यादा है? इसकी पहले वाले की ज़्यादा है, तो पहले वाला कौन-सा होगा? मोनो एटॉमिक होगा। मोनो एटॉमिक कौन-सा होता है? जहाँ हीलियम सॉरी पहले वाला जो होता है वो मोनो एटॉमिक में हीलियम हो सकता है, या हमारे पास यस बच्चों मोनो एटॉमिक के अंदर जा हीलियम हो सकता है, या ऑक्सीजन O2 हो सकता है मोनो एटॉमिक में हीलियम। तो इसका आपने आंसर बताना है, आंसर कौन सा होगा मोनो एटॉमिक। ये देखो बच्चों ऑप्शन हमारे पास इसका कौन सा बनेगा? यस इसका ऑप्शन हमारे पास कौन सा बनेगा ये आपने बताना है। पहले वाला हीलियम होना चाहिए ना, फिर दूसरे वाला क्या होगा जिसकी स्लोप कम है वो डाया की कम होती है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्यों? क्योंकि पहले की स्लोप ज़्यादा है। स्लोप किसकी ज़्यादा होती है? मोनो की, क्योंकि गामा के साथ मल्टीप्लाई होता है, गैमा मोनो का ज़्यादा होता है, तो फर्स्ट वाला हीलियम होना चाहिए और सेकंड वाला डाई होना चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों आगे चलते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट प्रोसेस ये हुआ है इसका। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक कंडीशन है एडियाबेटिक प्रोसेस की, उस कंडीशन को हमने प्रूव करना है। इसको हम एडियाबेटिक की कंडीशन को कल ही प्रूव करेंगे। आज आप इतना टॉपिक कंप्लीट कर लो। एक मैंने आइसोथर्मल करवाया है आपको और एक एडियाबेटिक करवाया है। इसके बाद जो मैंने कंडीशन आपको प्रूव करवानी थी, कंडीशन क्या थी? पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट थी। ये एडियाबेटिक की कंडीशन को मैंने प्रूव करवाना था बच्चों। इसको प्रूव कर ही लेते हैं चलो। पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मैंने प्रूव करना है। फॉर एडियाबेटिक के लिए करना है। एडियाबेटिक के लिए बच्चों हमारे पास डी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। वर्क फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का फॉर्मूला ये होता है डी क्यू ज़ीरो डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब डी यू की वैल्यू क्या होती है? एफ बाई टू एन आर डी टी। वर्क डन की वैल्यू पी डी वी होती है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। ये आपने स्टेप्स बच्चों फॉलो करने हैं। ये 3 मार्क्स की कंडीशन आपको पेपर में प्रूव करने के लिए आती है। इसकी आपने डिफरेंशिएशन करनी है। P एज इट इज, V का डेरिवेटिव dV होता है, V एज इट इज, P का डेरिवेटिव dP होता है, इज इक्वल टू एन आर डी का डेरिवेटिव T का डेरिवेटिव dt हो गया। ठीक है बच्चों यहाँ तक। इसके बाद ये देखो एन आर डी टी, इसके अंदर एन आर डी टी, ये एन आर डी टी ये वैल्यू यहाँ पर फिल कर दो। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली है। पुट इन वन। ज़ीरो इज इक्वल टू एफ बाई टू एन आर डी टी पी डी वी प्लस वी डी पी प्लस पी डी वी पी डी वी। अब इसके अंदर बच्चों हमारे पास क्या हो गया देखो, एफ बाई टू पी डी वी डी पी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। ये मेरे पास हो गया एफ पी डी वी एफ वी डी पी माइनस टू पी डी वी। ठीक है यहाँ तक। अब मेरे पास बच्चों इसके बाद अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ, वी डी पी की मैंने वैल्यू निकालनी है, तो वी डी पी के लिए मैं क्या करूँगा देखो, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। मैं इसको उठा के उधर ले जाता हूँ, तो ये एफ वी डी पी इज इक्वल टू माइनस टू पी डी वी माइनस एफ पी डी वी। वी डी पी इज इक्वल टू माइनस टू पी बाई एफ डी वी माइनस पी डी वी बाई एफ के साथ एफ कट गया।
यस। तो मेरे पास ये आ गया वी डी पी माइनस पी डी वी, बाहर निकाल लो तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2/f+1। ठीक है बच्चों, वी डी पी इज इक्वल टू पी डी वी। ये मैंने कल आपको, कल के लेक्चर में बताया था कि ये गैमा होता है। डी पी अपॉन गैमा पी इज इक्वल टू डी वी अपॉन वी। ये चीज ऐसे आ गई हमारे पास। इसके बाद माइनस, ये गैमा को यहाँ से हटा के वहाँ ले जाओ, डी पी अपॉन पी, गैमा डी वी अपॉन वी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो। माइनस लॉग पी इज इक्वल टू गैमा लॉग वी। बच्चों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब भी हम बात करेंगे कांस्टेंट की, जब भी हम इंटीग्रेशन हटाते हैं, कोई लिमिट ना हो, तो हम एक जगह कांस्टेंट डाल लेते हैं। ठीक है ना, तो हम एक जगह यहाँ पर कांस्टेंट डाल लेंगे, दोनों में किसी भी साइड पर आप लिख सकते हो इसको, कांस्टेंट को। इसके बाद हम आगे लिखते हैं इसके अंदर, यस, इसके अंदर हमारे पास ये बन गया बच्चों गैमा लॉग वी प्लस लॉग पी इज इक्वल टू के लॉग वी। ये पावर को वी की पावर लिख सकते हैं, लॉग पी इज इक्वल टू के। इसको बच्चों मैं लिख सकता हूँ लॉग वी गैमा इंटू पी इज इक्वल टू के, क्योंकि लॉग ए प्लस लॉग बी की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए बी। ठीक बच्चों यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास लॉग उधर जाकर क्या बन जाता है, एक्सपोनेंशियल बन जाता है, ई की पावर के। ये कांस्टेंट है तो पी वी गैमा इसको कांस्टेंट के ही लिख सकते हैं। ये हमने कंडीशन को प्रूव कर दिया है। ये हमारी कंडीशन आ गई जो पेपर में आपको 3 मार्क्स की प्रूव करने के लिए आ सकती है। बच्चों आज हमारा ये लेक्चर कवर हुआ। कल हम आइसोबैरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, ये सभी प्रोसेसेस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। आप इस लेक्चर को अटेंड करो और अच्छे से नोट्स बनाओ। ओके बच्चों, बाय।